मगध के पश्चिम क्षेत्रों में बीमारी लगातार फैल रही थी और आम्रपाली कबीले में थी। जब राजमाता को इस बात की पुष्टि हो गई तो उनके सामने दुविधा आ खड़ी थी, क्योंकि आम्रपाली को महल बुलाना मतलब बीमारी को महल के अंदर फैलाने के बराबर था। सम्राट के स्वास्थ्य को देखते हुए राजमाता सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करें। यदि निर्णय समय पर नहीं लिया गया तो हो सकता है पूरा मगध ही इस बीमारी की चपेट में आ जाए। उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में बिना समय गवाए राजमाता दरबार में उपस्थित थी। उनके सभी प्रमुख सभा सदस्य और मंत्रीगण भी वहीं उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री वसुदेव ने उन सभी को मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताया और फिर उस बीमारी के बारे में, जिसे सुनकर पूरी सभा में हलचल मच गई थी, क्योंकि अब तक राजगृह में उस बीमारी का कोई भी असर नहीं था। इसलिए इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। पूरी सभा में फैले हुए शोर को शांत कराते हुए राजमाता ने ऊंचे स्वर में कहा, शांत हो जाइए सभी। अभी उस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं मिला है और अभी वो मगध के सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र पर फैली हुई है। इसलिए हमने तय किया है कि जो जहां पर है वो वहीं रुकेगा, ताकि वो बीमारी किसी और को ना फैलने पाए। ये बोलकर राजमाता ने मुख्यमंत्री वसुदेव से कहा, वसुदेव जी, आप सुनिश्चित करेंगे कि इस संकट की घड़ी में किसी भी घर में खाने पीने की कोई कमी ना हो। उनके उपचार की व्यवस्था आपको देखनी है। वसुदेव ने तुरंत सिर झुकाकर उनके आदेश को स्वीकार किया। इसके बाद राजमाता ने सेनानायक त्रिलोक सिंह की तरफ देखा और कहा, त्रिलोक सिंह, इस दौरान लोगों में कोई बुरी अफवाह ना फैलाए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपके हाथों में होगी। अवश्य राजमाता। त्रिलोक सिंह ने भी सिर झुकाकर उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजमाता पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं, जब तक इस बीमारी का कोई उपचार नहीं मिल जाता सभी अपने अपने घरों में रहेंगे। किसी को किसी से मिलना जुलना नहीं होगा। यदि कुछ आवश्यकता पड़ी तो आप संदेश के माध्यम से उन क्षेत्रों में तैनात सैनिकों से अपनी बात रख सकेंगे। यदि कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हुई तो आप हम तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इतना कहकर राजमाता अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहां से सभा समाप्त कर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। सभी सदस्य मंत्रीगण अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। रातों रात पूरे मगध में सूचना फैला दी गई और जगह जगह सैनिकों को तैनात कर दिया गया, ताकि लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली देर रात तक कबीले के लोगों के हालचाल लेती रही और राज्य वैद्य के आने का इंतजार करती रही। वो कबीले के बीचों बीच बने बड़े से आंगन में एक चबूतरे पर बैठी हुई थी। तभी राजकुमारी आम्रपाली के पास आई। उसने कहा, अब तक तो राज्य वैद्य को यहाँ आ जाना चाहिए था। क्या सम्राट उन्हें भेजना भूल गए होंगे? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक बालक बीमार है, और जिस तरह बीमारी से आज एक व्यक्ति ने अपना दम तोड़ा है, अब तो हमें लगता है कि राज्य वैद्य को बिना विलंब किए यहाँ आ जाना चाहिए था। तो आम्रपाली ने कहा, हम भी राज्य वैद्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हो सकता है कि सम्राट ने उन्हें वहां से भेज दिया हो और रास्ते में वो कहीं फंस गए हों, क्योंकि सम्राट इतने लापरवाह कभी नहीं हो सकते। अब तक कबीले में राजमाता की सूचना नहीं पहुंची थी। तभी राजकुमारी और आम्रपाली ने देखा कि कबीले के मुख्य द्वार पर एक आदमी अपने चेहरे पर चादर ढके हुए घोड़े पर सवार कबीले के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसे देखकर आम्रपाली और राजकुमारी को लगा कि वो राज्य वैद्य है। इतनी रात में वो कबीले आ रहे हैं और इसलिए शायद उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा होगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि वो एक सैनिक था। उसने वहां के एक आदमी को बुलाया और कुछ बताते हुए उसके हाथ में पत्र दे दिया। वो सैनिक की बात सुनकर वो आदमी बुरी तरह से डर गया। वो तुरंत अपने कबीले के प्रमुख के पास गया और देखते ही देखते पूरे कबीले वासी एक जगह पर इकट्ठा होने लगे। आम्रपाली और राजकुमारी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी आदिवासी प्रमुख ने राजमाता का संदेश सबके सामने सुनाया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। आदिवासी प्रमुख ने जब छूत की बीमारी का जिक्र किया तो पूरे कबीले वासी घबरा गए थे, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई बीमार था। तभी किसी ने कहा, अब क्या होगा? यदि जल्दी कोई उपचार नहीं मिला तो आज एक मौत हुई है, कल दो, और देखते ही देखते पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। दूसरे ने भी डरते हुए कहा, हमारी आंखों के सामने हम अपने ही लोगों को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? आखिर ये बीमारी फैली कैसे? उन सबकी घबराहट देखकर आदिवासी प्रमुख सबको समझाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। उन सभी की स्थिति देखकर आम्रपाली से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आदिवासी प्रमुख के पास आकर ऊंचे स्वर में सबको संबोधित करते हुए कहती है, रुक जाइए, घबराइए मत। लोगों ने उसकी बातों को भी सुनना पसंद नहीं किया।
सब वहीं बैठे रोने लगे। देखते ही देखते वहां मातम का माहौल बन चुका था। तब आम्रपाली ने अपने आप को मजबूत किया और एक बार फिर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हम सब मिलकर इसका उपचार ढूंढ लेंगे। जिस तरह ये बीमारी फैली है उस तरह इसका कोई ना कोई तोड़ अवश्य होगा। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया और सब शांत होकर उसकी बात सुनने लगे। आम्रपाली ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, देखिए, यदि आप लोग घबरा जाएंगे तो उनका क्या होगा जो बीमार पड़े हैं। कम से कम उनके खातिर खुद को संभालिए। यदि ये बीमारी पूरे क्षेत्र में फैली है तो अवश्य मगध के सम्राट और राजमाता इसका उपचार ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम उनके आने तक का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमें डर कर नहीं, मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। तब तक वहां बैठा एक बुजुर्ग आम्रपाली से कहता है, तुम क्या करोगी पुत्री? हम कबीले वासियों को इस जंगल का और जड़ी बूटियों का तुमसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी तोड़ अब तक नहीं मिल पाया है, तो तुम क्या करोगी? उस बुजुर्ग के सवाल पर बाकी लोग भी आम्रपाली की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे थे। राजकुमारी ने आकर आम्रपाली के कान में कुछ कहा, आम्रपाली, जिस तरह की परिस्थिति है उसमें हमारा कुछ ना कहना ही बेहतर होगा। जब राजमाता ने इसे महामारी घोषित कर दिया है तो बेहतर होगा कि तुम भी अपना ध्यान रखो, इन सब में मत पड़ो, अन्यथा तुम भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगी। लेकिन आम्रपाली ने राजकुमारी की बात को काट दिया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी भीड़ के पीछे से आवाज आई। उसने उस बुजुर्ग का उत्तर दिया, राजमाता के कहे अनुसार हम इधर उधर नहीं जा सकते, तो बीमारी का उपचार कैसे करेंगे और कौन करेगा? हर मर्ज की दवा है तो इस बीमारी की भी दवा अवश्य होगी, लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है। सब पीछे पलटकर देखने लगे। आम्रपाली और राजकुमारी ने भी देखा तो वहां सोम खड़ा था। सोम को देखकर राजकुमारी गुस्सा गई थी, तो वहीं आम्रपाली को उसके जवाब पर प्रसन्नता हुई। सोम ने भी आम्रपाली की तरफ उसे सांत्वना भरी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि वो उनके साथ है। तभी आम्रपाली को कुछ सूझा। वो एकदम से वहां खड़े सभी लोगों और आदिवासी प्रमुख के पास जाकर कहती है, सोम उचित कह रहा है, यदि हम घर में डर कर बैठ जाएंगे तो बीमारी का इलाज ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक रास्ता है जो कि हमारे बाबा ने हमें बताया था। आम्रपाली की आंखों में विश्वास की चमक दिखाई पड़ रही थी। वहां खड़े सभी लोग उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। एक तरफ आम्रपाली कबीले वासियों की सहायता करने के लिए तैयार खड़ी थी, तो वहीं सम्राट को जब होश आया तो राजमाता उनके पास ही बैठी हुई थी। सम्राट आम्रपाली के लिए चिंतित होकर अपने बिस्तर से उठने लगे और कहते हैं, आम्रपाली हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें अभी उसके पास जाना होगा। उन्हें आम्रपाली के नाम की रट लगाते हुए देखकर राजमाता ने तुरंत सम्राट को रोका और कहा, नहीं पुत्र, तुम महल से बाहर कहीं नहीं जा सकते। राजमाता ने जब नगर पर प्रतिबंध की घोषणा की थी तब सम्राट अपने कक्ष में थे, पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उन्होंने जब इसकी वजह राजमाता से पूछी तो राजमाता ने उन्हें बताया कि पूरे मगध में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे सुनकर सम्राट और भी ज्यादा बेचैन होने लगे। उन्होंने राजमाता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा, राजमाता हमें क्षमा करें, आम्रपाली को मुश्किल की घड़ी में छोड़कर हम यहाँ नहीं बैठ सकते। सम्राट आम्रपाली की चिंता में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उनकी स्थिति देखकर राजमाता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने सम्राट को रोका और कहा, बिंबिसार, तुम्हारे पैरों की स्थिति ठीक नहीं है, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। और रही बात आम्रपाली की तो तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे महल वापस बुलाने की व्यवस्था करते हैं। राजमाता अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाई थी कि उसी दौरान अंतेनाग और विशाखा सम्राट के पास आए। तब राजमाता वहां से उठकर जाने लगी और सम्राट से कहा, पुत्र, यदि तुम हमें अपनी माँ समझते हो तो जब तक हम ना कहें तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर राजमाता वहां से चली गई। लेकिन आम्रपाली महामारी के बीच फंसी हुई थी। ये जानकर सम्राट भला कैसे शांत बैठ सकते थे। एक तरफ सम्राट को आम्रपाली की चिंता सता रही थी तो दूसरी तरफ आम्रपाली कबीले वासियों को अपने उपाय के बारे में बताने लगी। उसने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, हमारे बाबा वैशाली के सैनिक रह चुके हैं। जब हम छोटे थे तब एक बार बाबा युद्ध लड़ने गए थे और तब पहली बार ऐसा हुआ था कि बाबा उस युद्ध से 1 महीने बाद वापस लौटे थे, क्योंकि उनकी छावनी में भी इसी तरह की कोई बीमारी फैल गई थी। सभी सैनिक एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे, लेकिन तब उन्होंने जो उपाय अपनाया था, हमें लगता है हमें भी वही करना चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां बैठा एक बुजुर्ग कहता है, क्या किया था उन्होंने?
तो आम्रपाली ने तुरंत जवाब दिया, बाबा आपको हमसे कहीं ज्यादा बीमारियों का अनुभव होगा और ये बीमारी एक संक्रामक है। इसका मतलब ये कि किसी से भी ये किसी को भी फैल सकती है। इसका मतलब ये किसी से भी ये बीमारी फैल सकती है। मतलब हवा, पानी, भोजन या फिर कुछ भी हो सकता है। यदि हम इन सभी चीजों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें तो एक तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, बीमार पड़ने से खुद को रोक सकते हैं और इसके फैलने की वजह को भी रोक सकते हैं। और जो बीमार पड़ चुके हैं हम उनके लिए उपचार भी ढूंढ लेंगे। वहां खड़े आदिवासी प्रमुख ने कुछ गंभीर विचार करते हुए कहा, लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? वहां बैठा बुजुर्ग आम्रपाली के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ा, तुम जो कुछ भी सोच रही हो बहुत उचित सोच रही हो पुत्री। हमें यकीन है कि तुम अपने इरादों में अवश्य सफल होगी। अगले ही पल आम्रपाली ने आदिवासी प्रमुख और वहां खड़े सभी लोगों को अपना उपाय सुझाया और कहा, जो लोग बीमार हैं उन्हें हम एक जगह रखेंगे और बाकी जो सुरक्षित हैं वो दूसरी साफ सुथरी जगह पर रुकेंगे ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बच सकें और जो बीमारी हवा से फैल रही है वो रुक जाएगी। सभी लोग आम्रपाली की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सबके चेहरे पर सकारात्मक भाव नजर आ रहे थे। आम्रपाली ने आगे कहा, जब तक इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर देते हम सब भोजन एक जगह बनाएंगे, वो भी सावधानी के साथ, ताकि भोजन से फैलने वाला संक्रमण रोका जा सके। पानी को 10 बार छानकर और उबाल कर उसका प्रयोग किया जाएगा और इस तरह हम बीमारी फैलने से बाकी लोगों को बचा सकते हैं। आम्रपाली की बातें खत्म होने के बाद वहां भीड़ में खड़ी एक महिला ने कहा, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो बीमार नहीं है, वो बच जाएंगे, लेकिन जो बीमार है उनका क्या? उनके लिए क्या करेंगी आप? आम्रपाली के पास इसका भी जवाब था, लेकिन वहीं दूर खड़ा सोम उनके पास आया और वो इसलिए आया क्योंकि वो आम्रपाली को सम्राट से दूर करने का ये आखिरी मौका नहीं गंवाना चाहता था। उसे पता था कि आम्रपाली और राजकुमारी एक साथ कबीला जा चुकी हैं, क्योंकि वो उनका पीछा कर रहा था। उसने आदिवासी महिला और आम्रपाली की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो आम्रपाली का पीछा करते हुए कबीले तक गया और यही सोच रहा था कि कैसे सम्राट और आम्रपाली को दूर किया जाए ताकि वो आम्रपाली का विवाह सम्राट से होने से रोक सके। लेकिन राजमाता के भेजे हुए सैनिक से इस बीमारी के बारे में सुनकर उसे एक नया रास्ता मिल चुका था और वो आम्रपाली की सहायता के बहाने उनके सामने आ गया। इससे पहले आम्रपाली उस महिला को जवाब दे पाती, सोम ने बीच में ही कह दिया, उनका इलाज हमारे पास है। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वही आदिवासी महिला अपने बीमार पुत्र को गोद में उठाकर उनके पास भागते हुए आई, जो उन्हें कबीले में लेकर आई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आम्रपाली के सामने आकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, देवी आम्रपाली कुछ कीजिए, हमारा पुत्र मर जाएगा। देखिए ना, ये बेहोश हो गया है, इसे होश नहीं आ रहा है, कुछ कीजिए देवी आम्रपाली, कुछ कीजिए। आम्रपाली ने जब उस बच्चे की स्थिति देखी तो वो भी डर गई थी। वहां खड़ा हर एक शख्स उस बच्चे को देखकर अपनी उम्मीदें फिर से खोने लगा था। क्या आम्रपाली उस बच्चे को बचा पाएगी? क्या उसका उपचार कारगर साबित होगा?